हाय मेरे वीर के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। हमारे सामने मौजूद है जनता कम्युनिस्ट पार्टी की अध्यक्षा भावना पांडे जी। सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि एक विधायक जो राष्ट्रद्रोह और जिसके ऊपर तमाम 30 मुकदमे, वो हमें सर्टिफिकेट देगा कि हम राज्य आंदोलनकारी हैं या नहीं। और सबसे बड़ा दुखद बात यह है कि जितने भी दिल्ली के आंदोलनकारी हैं उनको अभी तक आंदोलनकारियों का दर्जा नहीं मिला। और रुड़की में जिन्होंने किया था, हरिद्वार में जितने किया था, देहरादून वालों को इस आंदोलनकारियों का दर्जा मिला है। और मैं विधानसभा में इस बार सवाल चाहती हूँ और इस पर प्रश्न उठना चाहिए और इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। जितने दिल्ली में लोग, हरीश रावत सबसे बड़े नेता मेरे यहाँ का है, उस समय नेता एनडी तिवारी चले गए हैं, क्योंकि एनडी तिवारी को पता था कि मैं आंदोलनकारी हूं। किशोर उपाध्याय अपने लेटर पैड पे लिख के देंगे और विधानसभा में सवाल उठेगा इस बार। जितने बाहर के आज आंदोलनकारी हमारे दिल्ली में अपना योगदान दिए, सबको दर्जा मिलना चाहिए। यहाँ आज अगर जांच हो जाए, 40% नकली आंदोलनकारी यहाँ पर, 40% जिन्होंने कभी आंदोलन, जो असली आंदोलनकारी है आज भी पहाड़ों में क्या स्थिति है उनकी। कोई देहरादून में मैं देखती हूँ 6-7 आंदोलनकारियों को सड़क छाप हो रखे, बिल्कुल कोई चाय का खोखा है, किसी का मांस भाती का खोखा है, कोई अभी कोई बताता है कि सब्जी की दुकानें हैं। तो आंदोलनकारियों को सम्मान नहीं मिला। और मैं सरकार से चाहती हूं और तमाम विधानसभा में एक प्रस्ताव भी होना चाहिए कि मैंने एक 10 बीघा जमीन सर्च की है और मैं चाहती हूं उत्तराखंड भवन आंदोलनकारी भवन बनना चाहिए, ताकि हम सब आंदोलनकारी के लोग हम वहां मिले, क्योंकि चितर बितर हो गए। और आज अगर राज्य को बचाना है, आज अंकिता जैसी बहन को अगर न्याय दिलाना, तो सबको एक होना पड़ेगा। और मैं कहना चाहती हूँ, हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मेरे लिए किशोर उपाध्याय, त्रिपन सिंह जी नेगी जी नहीं है, उनके सामने मैंने आंदोलन किया। हरीश रावत ये लिख के देंगे और ये दिलवाएंगे मुझे वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी का दर्जा। और मैं चाहूंगी और इस बार विधानसभा में ये सवाल भी उठवाऊंगी। ठीक, इस तरीके की बातें कर रही हैं। हमें बहुत दुख हुआ कि जिस विधायक ने ABCD नहीं लिखी पृथक राज्य उत्तराखंड आंदोलन की, वो हमें डिसाइड कर रहा है कि कौन आंदोलनकारी है कौन नहीं है। पृथक राज्य उत्तराखंड आंदोलन पहाड़ों से शुरू होते हुए देहरादून और देहरादून से दिल्ली एक कुरुक्षेत्र भूमि बनी थी। और दिल्ली में जो उत्तराखंड के लोगों ने इस आंदोलन को सहारा दिया, जो एक मैदान दिया, उसमें मैं साक्षी हूं, क्योंकि उत्तराखंड पूर्व सैनिक अर्ध सैनिक संयुक्त संगठन के माध्यम से हम जब कभी भी देहरादून से दिल्ली उत्तराखंड आंदोलन में गए थे, तो उस समय ये लोग हमें मिले थे। भावना पांडे थी, किशोर उपाध्याय जी थे, हरीश रावत जी थे, अवतार रावत, राजेंद्र शाह, देव सिंह रावत, तमाम आंदोलनकारी, पहाड़ का हर व्यक्ति उत्तराखंड आंदोलन में जूझ रहा था दिल्ली में। और आज अगर कोई हमें सर्टिफिकेट देने की कोशिश करेगा, तो ऐसे लोगों को जो पहले ही इस राज्य की राजनीति को अनस्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लगभग देशद्रोह का काम में शामिल जैसे दिख रहे हैं, ऐसे लोग हमें बताएंगे कि कौन आंदोलनकारी है कौन नहीं। उत्तराखंड पृथक राज्य उत्तराखंड आंदोलन में हर पहाड़ की मातृशक्ति और हर पहाड़ का पूर्व सैनिक और छात्र इस राज्य आंदोलन के सिपाही रहे हैं। और इन सिपाहियों ने पृथक राज्य उत्तराखंड आंदोलन को लड़ाई को जीता है। और आज जो हालत हो गई है कि हमें ऐसे लोगों से सुनना पड़ रहा है, ये बहुत दुखद है। और श्रीमती हमारी जो माननीय भावना पांडे जी हैं, आज उन्होंने एक प्रस्ताव रखा स्वामी जी के आगे कि मैं उत्तराखंड आंदोलनकारियों को फिर एकजुट कर यहां उत्तराखंड भवन स्टैब्लिश करने की मैं पेशकश करती हूं, जिससे कि जो आज इतना बिखर गई हैं ताकतें, उन ताकतों को फिर से एकजुट करने का समय आ गया है। देखो, हम दिल्ली में निरंतर 1994 से लेकर 2000 तक, जब तक राजन नहीं बना, हम वहाँ संघर्ष में बैठे थे जंतर मंतर में पूरे 6 साल। इस बीच जो आज कह रहे हैं कि भावना पांडे आंदोलन में नहीं थी, जंतर मंतर पे मैं गवाह हूँ। कई बार, एक बार तो सर्दी का टाइम था, इनके घर से रजाइयाँ तक, राशन तक, जो आंदोलनकारी लोग थे, भावना ने उस समय मदद की वहाँ पे आके। और ये कहना, अभी उसके गवाह अभी दिल्ली में चाहे देव सिंह रावत जी हैं, हरपाल भाई हैं, अनिल पंत हैं, और दाताराम चमोली हैं, जगदीश भट्ट हैं, एक हमारे मित्र स्वर्गीय हो गए जगदीश नेगी हैं, पूरन सिंह डंगवाल जी नहीं रहे, बहुत सारे कई आंदोलनकारी थे जिनके बीच में भावना पांडे कई बार वहाँ आंदोलन में आई। उनके घर से वो तो राशन पानी, रजाई, गद्दे, मैं खुद गवाह इस बात का, हम लेके आए साकेत से। राजेंद्र तोड़ी भाई गवाह है इसका, राजेंद्र शाह जी हमारे साथ आंदोलनकारी हैं, यहाँ पे धीरेन्द्र भाई हैं। और ये कहना कि भावना आंदोलन में नहीं थी, ये सरासर गलत है। जो भी कह रहा है अब उसको अपने शब्द वापस लेने चाहिए। हमारे मातृशक्ति अनादर हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। भावना पांडे जी हमारे साथ आंदोलन में रही है, गवाह हूँ मैं इस बात का। 6 साल में निरंतर जनता संघर्ष मोर्चा था हमारा, उसमें हम लगातार 6 साल जंतर मंतर में बैठे रहे। दरअसल इन्होंने चुनाव लड़ने की कोशिश की थी और अब ये चुनाव नहीं लड़ना चाहती। राजनीति से इतना मन खिन्न क्यों हो गया आपका?
देखिए, जब जिस टाइम पे मैं उत्तराखंड में आई तो मैंने देखा कि यहाँ दल बदलू नेताओं की भरमार है और जनता बेहाल है। मैंने लगातार 8 महीने तक धरने प्रदर्शनों को कवर किया। हर विभाग में 2-2 3-3 इन्होंने बना रखे हैं, शिक्षा मित्र, प्रेरक शिक्षक, शिक्षा बंधु, पता नहीं कितने नामकरण कर रखे हैं और सब आंदोलन कर रहे थे। तो उसमें जब आंदोलन में शिरकत की 8 महीने लगातार, और वो बेचारे सड़कों पे घूम रहे, न उनके पास रहने की जगह, न खाने की जगह, बेरोजगार बच्चे हैं, उनको मैंने कईयों को रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पैसे की सब की है, सबको बताया। तो उसी दौरान क्या हुआ, मैंने सोचा कि भाई 5, 7, 10 विधायक में लड़ाऊं ताकि सरकार में हमारी बात रखेंगे। तो उस समय कई कैंडिडेट ऐसे थे जिनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिल रही थी, जैसे सरिता आर्या, जैसे शैला रानी और जैसे रेणु बिष्ट। तो मैंने ये सोचा कि भाई इन लोगों को कुछ और कैंडिडेट वहां से टिकट दे रहे थे, तो मैंने एक दुर्गेश पुरोला से, तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनसे मेरी बात हुई है। और मेरे क्षेत्र का मोहन बिष्ट से भी मेरी बात हुई थी, तब तक वो बीजेपी ने उसको ज्वाइन नहीं कराया था। तो मैंने सोचा 10-15 कैंडिडेट में लड़ा के और कुछ जीत के आ जाएंगे तो सरकार में भागीदारी होगी तो हम अपनी बात रख पाएंगे। तो मैंने अपना होटल भी बेचा और प्रचार प्रसार भी किया। एंड मोमेंट पे भाजपा और कांग्रेस ने लास्ट दिन तक आपने इतिहास में पहली बार देखा होगा, भाजपा और कांग्रेस ने एक दिन पहले टिकट डिसाइड की कि ये भागने का मौका नहीं दिया और नॉमिनेशन का टाइम नहीं दिया। तो मैंने फिर क्विट कर दिया, क्योंकि ऐसे चुनाव लड़ने का फायदा नहीं। जैसे यूकेडी कैंडिडेट को लगती है 400 वोट 500 वोट मिलती है, पैसा बेकार हो जाता है। तो फिर मैंने हरीश रावत जी को समर्थन किया। हरदा का फोन आया था तो इत्तेफाक से उसमें बीजेपी की हिंदुत्व की बात पे कैंडिडेट आगे जीत गए, और कैसे जीते तो गॉड नोज। और फिर मैंने छोड़ दिया। अब मैंने इलेक्शन के दौरान देखा तमाम, चाहे धामी के चुनाव में हो चाहे कहीं भी हो, हर जगह शराब, पैसा, मतलब तमाम 1000 में 2000 के लिए लोग अपना 5 साल का वोट बेच देते हैं, फिर रोते हैं। और देखिए वोट तो देखिए हमारा पहाड़ का आदमी अगर सोच समझ के वोट देता है, जो इन्होंने हर विधानसभा में अवैध वोट बना रखी है, सारी विधानसभा में आपको 25-30 हजार वोट बाहर की मिलेंगी। रोहिंग्याई, आपके मुजफ्फरनगर के, आपके बिजनौर के, आपके नेपाल के, आपके बांग्लादेशी, आपके तमाम वोट बैंक बना रखा है इन्होंने, अवैध वोट है, जो कि इसमें बहुत ही चिंताजनक है। और इसमें जब उनके घर अवैध है तो उनके वोट वैध कैसे? तो मेरा मन बड़ा खिन्न हो गया। राजनीति और बहुत गंदी राजनीति है। अब हमारे बस की वो 25 साल पुरानी राजनीति रही नहीं, हमारे बस की नहीं रही राजनीति। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि आप सोशल सर्विस करेंगे, आप 200 अस्पताल के क्लिनिक 200 क्लिनिक खोलेंगे। देखिए सामाजिक कार्य तो मैं शुरू से करते आई हूँ, आज से नहीं 25-30 साल से करते आ रही हूँ। दिल्ली में सब लोग जानते हैं, ऑल इंडिया मेडिकल का मेडिकल सुप्रिटेंडेंट भी मैंने बनवाया था और वहां पर तमाम पेशेंटों को मैं दिखाती थी। आज मेरे क्षेत्र में आप पता लगा लीजिए कितने लोगों का इलाज मैंने कराया। उस टाइम पे एनडी तिवारी होते थे, 1.5 लाख रुपए मैंने मुख्यमंत्री कोष से भी दिलवा रखा है। कई बच्चे आज ठीक हो गए, कई बच्चे, कईयों की मतलब कैंसर पेशेंट, कोई आग से जला था, कोई एक्सीडेंट हुआ था, तमाम मेरे उत्तराखंड में क्या रामपुर, बरेली, मैं उस समय मुझे आधे से ज्यादा लोग डॉक्टर मानते थे। मेरा स्टाफ से कोई पूछता था मैडम क्या करती हो, कहते थे डॉक्टर है, क्योंकि मैं रोज तो अस्पताल जाती थी और मेरा सुबह दलिए का टिफिन पैक हो जाता था। तो उसके बाद मैं 2 बजे तक एम्स में रहती थी, एम्स सफदरजंग इरबिन। उसके बाद मैं अपना काम करती थी, उसमें नौकरी भी करती थी और 2 बजे तक मैं छुट्टी मांगती, सर मैं 8 बजे तक काम कर लूंगी, क्योंकि 1-1.5 बजे तक मुझे, क्योंकि एम्स में इलाज नहीं हो पाता था। तो इसी तरह सामाजिक भावना तो मेरी शुरू से रही है, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत छोटी उम्र में एक्सपायर हुए थे, हमने बहुत कष्ट देखा है। और इसलिए मैंने पिछली बार सोचा था, 1 साल पहले मैंने डिक्लेयर किया था कि भाई इतना कोरोना महामारी चली कि यहाँ पर पहाड़ों में लोग हेलीकॉप्टरों में पैरासिटामोल बांट रहे हैं। तो कैसे दुर्भाग्य है उस प्रदेश का। और वो जिसमें भिंडी भी चिपक जा रही, वो ऑक्सीमीटर बांट रहे हैं। तो पहाड़ों में देखा बहुत बुरा हाल था कि लोग इलाज नहीं मिला। तो मैंने उस समय सोचा था कि मैं 200 क्लिनिक हर विधानसभा में बनाऊंगी। और अभी मेरा प्लान है, अभी मैं 2-3 महीने से स्टार्ट कर दूंगी। मतलब आप ये कह रही है कि आप 200 क्लिनिक हर विधानसभा क्षेत्र में बनाएंगी? निश्चित बनाऊंगी। मतलब 70 विधानसभा क्षेत्र है और 70 7 दूनी 14 यानी 14,000 लगभग। नहीं। हाँ
200 टोटल। अच्छा हाँ, मतलब टोटल विधानसभा में विधानसभा 3-4 ब्लॉक वाइज। अच्छा, ठीक है क्योंकि ताकि जो आजकल जो लूट रहे हैं, बंगाली डॉक्टरों से लोग मर रहे हैं, तमाम झोला छाप डॉक्टर हो गए, कम से कम फार्मासिस्टों को नौकरी अच्छा, मिलेगी। मतलब आप कुल विधानसभा क्षेत्रों में 200 क्लिनिक बनाएंगी। वो बनाने का प्लान मेरा पहले था, वो मेरा दिमाग थोड़ा डाइवर्ट हो गया था, दूसरी तरफ डायरेक्शन हो अच्छा, गया। ये पहाड़ी क्षेत्रों में होंगे, मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा? सब जगह, सब जहाँ जहाँ जरूरतमंद लोग हैं, जहाँ लोग ज्यादा हैं। और इसी तरह शौचालय पहाड़ों में देखिए 200 शौचालय, 200 क्लिनिक का मैंने प्रोजेक्ट भी बना रखा है। ज्यादा महंगा खर्चा भी नहीं है, क्योंकि 1-1 लाख रुपए में क्लिनिक स्टार्ट हो जाने 50-60 हजार में, और हर फार्मासिस्ट को नौकरी मिल अच्छा मैडम, जाएगी। ये कहाँ से ये भावना आती है आपको सोशल सर्विस के लिए? ये तो मैं बहुत पहले कर चुकी होती, अब तक बन चुके होते। आज से 1 साल के 2 साल के अंदर 200 क्लिनिक और 200 शौचालय निश्चित बनेंगे। हर धार्मिक स्थल में शौचालय नहीं है। आज समस्या इतनी है, हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं, बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ। अच्छा मैडम, दान पुण्य भी करती हैं आप? अरे वो तो सबको पता है। आप देखिए, मैं तो बहुत सारा चीज फेसबुक जानती नहीं हूँ और दिखाती नहीं, और मुझे शोबाजी आती नहीं है, और ये चीजें अपने लिए होता है। और डेली, अभी कल ही देखो रानीखेत में एक लड़के का फोन आया, मैं जानती नहीं उसको, कि मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया, मैंने उसको पैसे भिजवाए। अभी महीने में 5-6 लोग ऐसे मेरे को फोन आते हैं जिनको पैसे की जरूरत होती है, मैं पैसे देती हूँ। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब मैं पहली बार भावना पांडे जी से मिला था उनका इंटरव्यू लेने के लिए, दरअसल रामनगर में इनके साथ किसी विज्ञापन वाले ने, जो बोर्ड थे, इनके साथ घपला कर धोखा दे दिया था उनको। तो मुझे जानकारी मिली, रामनगर में हमारे राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य है आशा बिष्ट जी, उनके मार्फत मुझे इनका फोन नंबर मिला। मैं इनके पास इंटरव्यू लेने आया, और इनका इंटरव्यू लेके जब मैं वापस जाने लगा तो ये मुझसे कहने लगी, रवि तुम कैसे आए? मैं कहा मैं रामनगर से आया हूँ। कह रही कुछ पैसे? मैं कहा पैसे क्यों चाहिए? कह रहे नहीं, इंटरव्यू के तो कुछ पत्रकार पैसा लेते हैं। मैंने कहा मैडम कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं क्यों लूंगा पैसे? तो उन्होंने कहा फिर भी बताओ कुछ। मैंने कहा मैडम मैं लेता नहीं हूँ। कह रहा नहीं, तुम दूर से आए हो। मैंने कहा जो आपकी इच्छा हो। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं आपको 5 दे देती हूँ। मैंने कहा जो मैडम, अच्छा मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ। तो उन्होंने बोला 5, और मुझे 6 हजार मेरे अकाउंट में डाल दिया, मेरे अकाउंट नंबर डाल के। तो मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा इंटरव्यू के भी पैसे मिलते हैं? तो उसके बाद मैं यकीन नहीं करोगे, जब भी यहाँ इंटरव्यू लेने आया हूँ मैडम का, तो मैडम अब एक दिन में दोबारा आया, मैंने 5 हजार रुपए दे दिए। मैंने कहा आप क्यों दे रहे हो? कह रहे नहीं मैंने नहीं लिए। मैंने कहा नहीं, तो मेरे छोटे भाई को तो मैं लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि बाकी पत्रकारों को भी देती हूँ। तो मैडम मेरे ये समझ में नहीं आता है कि पत्रकारों को पैसा देने का मतलब क्या है, इंटरव्यू देने का, ये मेरे समझ में नहीं आता। आपको तो देना इसलिए बनता है, आप पेट्रोल खर्च करके आते हैं, उतनी दूर से आते हैं। यहाँ तो लोगों ने धंधा बना रखा है, अगर नहीं दो तो लोग पैसा ब्लैकमेलिंग करते हैं। अभी आप देखिए ना, जो महिला मुझे लिख रही है, ये मेरे पास कोरोना टाइम में एक सजाद पहाड़ी, 2 ही पहाड़ी यहाँ पर, एक उमेश पहाड़ी, एक सजाद पहाड़ी, ये आया कि एक महिला का बेटा एक्सपायर हो गया है, उसके पति ने उसको छोड़ दिया, और वो अकेली है, बड़ा डिप्रेशन में है, उसको कुछ पैसा दे दो, 5-6 महीने का राशन के पैसे। तो उसमें 700-700 रुपए की किट आती थी, तो मैंने 3000 रुपए दे दिए, 6 महीने का 5 महीने का राशन। फिर वो महिला वकील अहमद के थ्रू मेरे पास आने लगी, हर हफ्ते मैं 2 बार कि भी आज मेरी बेटी को ये चाहिए, 1500 दे दो, 2000 दे दो, ऐसे करते करते 5-7 हजार वीकली 2-3 बार आती थी, ऐसे ले जाती थी। अक्सर ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम इंटरव्यू लेने के जाते हैं, कई लोग हमको, जैसे दीदी है, मैं को दीदी मानता हूँ भावना जी को, क्योंकि इन्होंने जब कहा, जब मैं पहली बार तो खैर उन्होंने दिए, मुझे हर चुनाव का टाइम था, और हर पत्रकार को पैसे देते हैं मीडिया वालों को, लेकिन इंटरव्यू के बाद जब ये दूसरी बार में इंटरव्यू लेना है तो इन्होंने मुझे फिर दिया। मैंने कहा दीदी क्यों? कह रहे नहीं, तुम छोटे भाई जैसे तो दूर से आए हो, ले हो। और जब मैं आता हूँ मैडम, लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जहां भी मैं इंटरव्यू लेने जा रहा हूं, मैं पैसे के लिए इंटरव्यू लेने नहीं आता, आप मुझे इंटरव्यू दीजिए। लोग मुझसे कह रहे हैं तुम उमेश कुमार का इंटरव्यू क्यों नहीं ले रहे हो? अरे सर, मैं उमेश कुमार जी को फोन करते करते परेशान हो गया हूं, उनको मैं मैसेज कर रहा हूं, वो मुझे रुड़की मिलने के लिए बुलाया, मैं उनको मैसेज भी किया, फिर उन्होंने कहा कि 29 दिसंबर को तो मैं देहरादून आ रहा हूं। मैं 29 दिसंबर को रामनगर चला गया था, मैं नहीं आया, तो उनसे मैं संपर्क कर रहा हूं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। और मैडम मुझे बताना चाहिए कि इंटरव्यू के लिए आप लोग पैसा क्यों देते हो किसी पत्रकार को, ये मुझे जानना ऐसा है। सबसे बड़ी बात तो क्या है कि देखिए, कई सोशल मीडिया के लोग हैं, उनको कोई सरकार पैसा देती नहीं है। हम लोग तो ये अच्छी इंसानियत है, उनके बच्चे भी हैं, उनके स्कूलों की फीस भी है, किराया भी है मकानों का, अधिकतर पत्रकार किराए पे रहते हैं। और कुछ जो ब्लैकमेलर हैं, जिन्होंने धंधा बना रखा है, वो ब्लैकमेल करते हैं, वो गलत है। अगर कोई अपनी खुशी से दे दे, भाई सरकार तो ऐड देती नहीं है, अगर ऐड के रूप में अगर पैसा देते भी है 1000, 1500, 2000, 5000, तो कोई बड़ा इशू नहीं है, ये देना चाहिए, और हर शख्स को देना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो अपना खर्चा कैसे चलाएंगे, सरकार तो पैसे देती नहीं उनको। मैं देना चाहती हूँ उत्तराखंड में, और मैं निश्चित रूप से, मेरे अन्नपूर्णा धाम भी बनेंगे, और इसी पे यही मेरा बेटा बनाएगा, उत्तराखंड भवन भी यही मेरा बेटा बनाएगा, क्योंकि और इस उत्तराखंड में जो भी इसके बाद मेरी प्रॉपर्टियां 5-7, उसको बेच के उत्तराखंड भवन निश्चित बनाऊंगी, आंदोलनकारी भवन बनाऊंगी, और 200 शौचालय और 200 लेकिन तो मेरा एक होटल, मतलब एक होटल की जगह ले रखी मैंने 3-4,
और वो बिक जाएगी, उसी से मेरे बन जाने 200 शौचालय, 200 क्लिनिक। 1-1.5 लाख में शौचालय बन जाना है। हमें बहुत सारा हाई फाई शौचालय नहीं बनाना है, हमें नॉर्मल 2 कमरों का छोटे 8x12 के शौचालय मुझे बनाने हैं। हर धार्मिक स्थल पे महिलाओं की इतनी दिक्कत होती है। अभी कुछ दिन पहले मैं गढ़वाल की तरफ जा रही थी, पुरोला की तरफ। आप ये देखिए, जिसमें 4 धाम होता है, औरतें इतनी परेशान होती है बाथरूम जाने के लिए सड़कों पे। पुरुष तो कहीं भी चला जाता है, महिलाओं का आप देखिए यहाँ से जितना केदार धाम तक, 4 धाम तक कितने हाईवे पे शौचालय हैं, बिल्कुल शौचालय नहीं है। दुकानें हैं, दुकानों के बाहर शौचालय नहीं है। तो मेरी कई दुकानदारों से बात हुई है और मैं निश्चित से 3-4 महीने में, अभी मुझे एक प्रॉपर्टी और बेच पड़ी, नंबर 2 का तो मैं काम करती नहीं, तो जो मैंने कमा रखा है माइनिंग से उसी को बेच बाच के करूंगी। और मेरा एक बेटा है और यही उत्तराखंड में बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसका नाम रोशन होगा और ये उत्तराखंड का प्रिंस बनेगा। प्रोजेक्ट मेरा 1-1.5 साल पहले रुक गया था राजनीति की वजह से, और राजनीति से मेरा मन खिन्न हो गया, क्योंकि मैंने इतना पैसा देखा, इतना शराब देखी और इतना मीठ भात खिलाते हैं लोग, और लास्ट में वोट 1-1 हजार 2-2 हजार में खरीद लेते हैं। अच्छा मैडम, दीदी आपके जो ये अब जो आने वाला समय है, ठीक है, तो कितने समय के अंतराल में आप ये क्लिनिक और अपनी जो शौचालय वाली जो स्कीम है, कब तक आप ये शुरू कर देंगे? ये तो बहुत बड़ा इशू नहीं है। देखिए, आज आप एक दुकान लीजिए, अभी तो मैं दुकान खरीदूंगी नहीं, अभी मैं तो दुकान रेंटल लूंगी। 200 दुकानें हर जगह, 2-2, 4-4 हजार, 5-5 हजार में दुकानें आती हैं, 30-40 हजार का उसमें सामान आता है। आज गाँव में महिलाओं के पास वो नहीं है, किट नहीं है, प्रेगनेंसी किट। आप उनको पता ही नहीं चलता जांच का, वो अस्पताल जाती हैं। और आज प्राइवेट जो डॉक्टर हैं वो 500-500, 700 रुपए, छींक भी आ जाए, बुखार आ जाए तो 700 रुपए ले लेते हैं। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं इनके पास। पहाड़ों में आपको हालत बहुत तो हर पहाड़ में एक ये सुविधा मिलेगी। उसमें क्या होगा, जो बहुत ही गरीब होगा, जिसको एसडीएम पटवारी ये लिख के दे देंगे गरीब, उसको हम फ्री सेवा करूंगी मैं, और बाकी लोगों से हम लोग 100-150 रुपए जो भी चार्ज करेंगे, इसलिए कि हमें वो रिनोवेट वो भी करना है। चाहे उसको मैडम 200 क्लिनिक के लिए डॉक्टर कहाँ से आएंगे? डॉक्टर की आवश्यकता नहीं ना। आप मुझे बताइए, क्लिनिक में तो फार्मासिस्ट ही दवाई दे देगा। हाँ, क्योंकि आज की तारीख में आधा डॉक्टर तो होता ही है फार्मासिस्ट, क्योंकि आजकल हर केमिस्ट दवाई बेच रहा है, फार्मासिस्ट। तो इस तरह हमारे 21,000 फार्मासिस्ट हैं, उनको भी जॉब मिलेगा। कई आशा कार्यकर्ता है, मेरी बहनें हैं, उनके बच्चे बेरोजगार हैं, उनके पति बेरोजगार हैं, वो पियोन का काम करेंगे वहां पर, जो इस लायक होंगे। पहाड़ों में बहुत बेरोजगारी है। और इसी तरह जो शौचालय है वो मैं वही लोगों को दे दूंगी कि भाई आप चलाइए, मेंटेन करिए, 2 रुपए 5 रुपए जो लेना आप रखिए, मगर इसको मेंटेन रखिए। इसमें एक बार 1 टाइम खर्च में करूंगी शौचालय में। क्यों? क्योंकि उसको मेंटेनेंस करने के लिए वो खुद चलाएंगे, वहां पर 1-2 लड़के अपना एक जमादार रख लेंगे, और पर्ची काटने वाला कोई भी लड़का कर सकता है काम। देखिए, उम्मीद करता हूं कि अगर ये मुहिम शुरू हुई महिला शौचालयों के लिए और साथ में इन क्लिनिक के लिए उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में, देखिए मेरी भावना एक बहुत बड़ी है, अगर तब तक भगवान सही रखे, अभी तो मेरी उम्र 50+ है, और भगवान अगर जिस हिसाब से मैं दिल डॉल है, बाकी तो समय का कुछ पता नहीं है, अगर रखेगा तो मैं अपने जीते जी इस उत्तराखंड में हर धार्मिक स्थल पे एक अन्नपूर्णा धाम बनाऊंगी। हर धार्मिक स्थल पे अन्नपूर्णा धाम, जिससे मेरा नेता, तो कितने मुख्यमंत्री आए, कितने नेता आए गए चले गए, मगर मैं धाम बनाऊंगी, उससे मैं अजर अमर इस उत्तराखंड में होंगी, अजर अमर। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। उम्मीद करता हूं, देखिए भावना दीदी जब बोलती हैं तो दिल से बोलती हैं, और मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जब आप ऐसी महिलाओं के बारे में अनर्गल टिप्पणियां करते हैं तो थोड़ा सा ऊपर पहले माँ भगवती, माँ दीबा के बारे में सोच के तब ऐसी टिप्पणियां किया करें। और देखिए, ये एक चीज समझिए कि अगर कोई एक जो भावना से बोलते हैं, वो दिल की जो भावना है उनको समझने की कोशिश कीजिए। नेताओं को पता है, सारी दुनिया को पता है, जिन्होंने देखा है, दिल्ली में तमाम मेरी इतनी इज्जत लोग करते हैं कि कोरोना टाइम में एक मैं ही औरत हूं ऐसी, जिसने 10 हलवाई लगाकर खाना 500 लोगों को कमिश्नर मैडम के यहाँ दिया, उसमें मुझे कोरोना अवार्ड मिला है, कोरोना वायरस का अवार्ड मिला है। वो मैंने अभी लिया नहीं है, वो कहीं मुझे एक बार फोन आया था हेल्थ कमिश्नर के यहाँ से कि आपका सर्टिफिकेट तैयार है कोरोना वायरस का। और डीएम साहब ने 15 दिन ग्लोबल गॉड मदर फाउंडेशन जो मेरा है उसका नाम अपने ट्विटर हैंडल में डाला, चेक कर सकते। और दूसरा, और 38 विधानसभाओं में मैंने राशन बांटा जितनी मेरी बस में था, और जहां मैं नहीं पहुंच पाई वहां के प्रधानों को, वहां की महिलाओं को इकट्ठा करके मैंने वहां दुकानदार के अकाउंट में पैसे डाले हैं तमाम। अभी मेरे को कई विधायक कहते हैं कि आपके ने हमारे क्षेत्र में राशन बांटा, चौबट्टा खाल से लेके केदार घाटी से लेकर रुद्रप्रयाग, मतलब इतने तमाम 38 विधानसभा, नैनबाग, मतलब मैंने ट्रकों में अल्मोड़ा, जागेश्वर, बागेश्वर, जहां जितना मेरा बस में था। मैं देखिए, मंगला माता तो होनी, मंगला माता तो बहुत बड़ी महिला है, हम तो एक बहुत साधारण है, और हाँ, उनके बच्चों पे हम चलना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए हमसे।